Hello everyone. In previous lectures, we will cover the composition and properties of blood. In this video, we will cover the function of blood. The first function is the nutritive function. तो जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा, ये ब्लड का कौन सा फंक्शन होगा जिसमें ब्लड क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिएशंस. तो क्या होता है कि द फूड सब्सटेंसेस है ना, यानी कि न्यूट्रिएटिव सब्सटेंसेस. अब न्यूट्रिएटिव सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, सबने सुना होगा, चक्कर आ गया ग्लूकोज पिलाओ, प्रोटीन खाओ, है ना, जैसे जिम वाले, क्योंकि ग्रोथ कराना है तो प्रोटीन खाओ. तो न्यूट्रिएटिव सब्सटेंसेस तो यही हैं हमारा, लिपिड्स, वाइटामिन्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें. लेकिन ये हमें मिलती कहाँ से हैं. अब हम जिम वाले तो है नहीं कि हम सीधे प्रोटीन का डिब्बा पियेंगे, क्योंकि वो भी महंगा है, आधा को तो खाना में प्रोटीन कहाँ से पियेंगे. तो यहाँ इसीलिए क्या होता है कि ये जो सारे सब्सटेंस मिलते हैं ये हमें मिलते हैं फूड से. यानी कि जो खाना तो सभी खाते हैं ऑलमोस्ट, तो जो हम खाना खाते हैं जब हमारी प्रोसेस होती है डाइजेशन की, तो डाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारे फूड पार्टिकल्स होते हैं वो इन्हीं सिंपल सब्सटेंस में क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, जिन्हें हमारा ऐसा हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रहेगा फिर माउथ अप टू एनस. तो उसमें हमने बताया था ना, पहले भी अपन ने डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी फंक्शन में, कि ये क्या होते हैं उससे रीएब्जॉर्ब होंगे, और जैसे एब्जॉर्ब, सॉरी नॉट रीएब्जॉर्ब, फर्स्ट ही टाइम है, एब्जॉर्ब होंगे, और इसके बाजू से हमारी रहेंगी ब्लड कैपिलरीज. ये कहाँ पर एंटर करेंगे, ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड वेसल में. तो जैसे यहाँ तो ये एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड से जीआई ट्रैक्ट के थ्रू ब्लड में. अब जो हमारा ब्लड रहता है यही इन सारे सब्सटेंसेस को हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है. यानी कि ब्लड कैरीज दी ऑल सब्सटेंसेस टू ऑल दी पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और हो क्यों रहा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, जैसे अपन लोग खाना क्यों खा रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. जो जितना ज़्यादा काम करता आप उसको देखना, वो खाना की उसकी ना अपन एक बोलते कि खुराक सबकी अलग अलग. तो आप अगर ज़्यादा काम करोगे तो आपको प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ज़्यादा चाहिए, दैट्स वाई हम खाना खाते हैं, है ना. अब किसी का ब्रेथ है और उससे काम करवाते रहो दिन भर, चक्कर खा के गिर जाएगा. सेम एस हमारी सेल हैं, अगर उन्हें ग्रोथ करना है और फंक्शन करना है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, तो वो क्या करेंगे, उन्हें के लिए खाना जरूरी है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी जरूरी है ग्रोथ के लिए. अगर हम खाना खाते हैं अच्छे से, एक अच्छी डाइट, तो हमारी ग्रोथ अच्छी होती है. नहीं खाते हैं तो बोलते हैं ना सुखंडी हो रहा, मतलब रिकेट्स हुए जा रहे पर्सन को. तो ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए. इसीलिए हम ब्लड को कुछ सिनोनिम्स देते हैं, जैसे इसीलिए एक हमने नाम दिया फ्लूइड ऑफ ग्रोथ. यानी कि ब्लड एक तो फ्लूइड है और किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है, इन सब्सटेंसेस के थ्रू हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए. दैट्स वाई हमने से बोला फ्लूइड ऑफ ग्रोथ. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. द नेक्स्ट वन इज द रेस्पिरेटरी फंक्शन. जैसे कि हमारे जीने के लिए एक तो क्या है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस. चलो तब भी अपन किसी को एक दिन खाना ना दे, 2 दिन ना दे, 5 दिन ना दे, शायद जी भी ले इंसान, है ना, पानी यानी पी के. लेकिन या फिर पानी भी ना दो तो अपन मान ले 2 दिन 3 दिन तो जी ही लेगा कोई भी. मान लो अगर किसी को ऑक्सीजन ही ना दे 2 मिनट के लिए, राम नाम सत्य, ऑलमोस्ट 90% तो निपट ही जाएंगे. वो योगा साधना वाले बात अलग है ना, और मूवियों में 1-1 घंटे बैठे हैं पानी के अंदर बिना सा. तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑक्सीजन जीने के लिए सबसे ज़्यादा. तो जो ऑक्सीजन है, और ये तो हमें मिलती है एनवायरनमेंट से, मतलब एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है. अब देखो हम ऑक्सीजन जो लेते हैं, चाहे आप माउथ के थ्रू लो या फिर नोज के थ्रू, ये सीधी सीधी सबसे पहले कहाँ जा रही है, हमारे लंग्स में, और देन हमारे लंग्स से जाती हैं हमारी पूरी बॉडी में. तो सबसे पहले कि ये जो रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस है, ये हमारा ब्लड करता है. सबसे पहले ऑक्सीजन को कहाँ से कैरी करता है, फ्रॉम एल्वोलाई ऑफ लंग्स. अब जो एल्वोलाई है हमारा एक्चुअल में, अगर अपन इस टाइप से ऐसे करके लंग्स बनाए तो ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एल्वोलाई. इसे भी एनाटमी में या फिर जब रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी यूनिट क्या है, एल्वोलाई क्या है. बस अभी ये लंग का स्ट्रक्चर समझ लीजिए. तो इस एल्वोलाई से कहाँ, ऑल दी पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और वो पता ही है क्योंकि ऑक्सीजन है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए नेसेसरी. मतलब अगर हमारी बॉडी की हर एक सेल को फंक्शनिंग करनी है तो उसे इन सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन भी चाहिए. अब देखो अब क्या हुआ कि जैसे हमारी बॉडी में अगर हम खाना लेते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट भी हमारी बॉडी से बाहर जाता है. सेम एस जैसे पूरी हमारी सेल रहती हैं, एक्चुअल में तो सेल के अंदर ही चल रहा, क्योंकि बॉडी सेल से मिलकर बनी है. तो जब इन सेल ने इन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस और ऑक्सीजन से कोई भी एक मेटाबॉलिक प्रोसेस की, तो प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट होगा,
या फिर वेस्ट मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और भी स्वेट है ना, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, तो क्या होता है कि ये क्या बनाएंगे वेस्ट। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन, अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, हमने क्या किया कि ऑक्सीजन वो की, तो अगर ऑक्सीजन ली तो जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी तो ए कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में। और अब क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तो हर पार्ट में होंगी, तो पूरे जो हमारे बॉडी के पार्ट हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक कौन कैरीज करता है, हमारा यही ब्लड। मतलब ऑक्सीजन को लंग्स से पूरी बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड की पूरी बॉडी से लंग्स में, ताकि फिर हम इसे बाहर कर सकें। तभी तो लोग बोलते हैं कि बी इनटेक ऑक्सीजन एंड एक्सपेंड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इसे ना एक और हमने नाम दिया फ्लूइड ऑफ लाइफ। जैसे मैंने बोला ना कि ऑक्सीजन के बिना तो आप रह ही नहीं सकते 2 मिनट, दैट इज द रीजन कि हमने इसे बोला है फ्लूइड ऑफ लाइफ, क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी यही कर रहा। अगर यही नहीं होगा तो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द थर्ड वन इज एक्सक्रेटरी फंक्शन। एक्सक्रेटरी फंक्शन क्या है? अब जैसे मैंने बोला कि यहाँ चलो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी तो ब्लड ही कर रहा है ना, और एक एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है। लेकिन क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है? ये तो ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनी, अपन ने लिया तो ग्लूकोज भी था, विटामिन थे, लिपिड्स थे, ये कहाँ गए? तो ये भी क्या बनते हैं मतलब अपन ने देखा कि टिश्यू में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हुई, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनेंगे। और ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट किस फॉर्म में बनते हैं भाई? यूरिन या फिर स्वेट, आपका पसीना हो गया, और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन्हें भी क्या करता है हमारा ब्लड ही इन पहले तो ये प्रोडक्शन होगा, मतलब प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, तो ये मेटाबॉलिक सब्सटेंस बनेंगे। देन इन मेटाबॉलिक सब्सटेंस को हमारा ब्लड कैरी करेगा, और ब्लड फिर कहाँ ले जाता है इनको? एक्सक्रेटरी ऑर्गन में। एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या होंगे? ऐसे ऑर्गन जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस करेंगे। अब एक्सक्रीशन क्या होगा? एक्सक्रीशन मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से बाहर करते हैं, चाहे वो स्वेटिंग के थ्रू हो गई है ना। इसीलिए एग्जांपल आप देखिए, किडनी है, लंग्स है, स्किन है। स्किन के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाते हैं। किडनी जो कि हमारी यूरिन के फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट जो रहते हैं उन्हें बाहर करती है, और लंग्स जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ही हमारी बॉडी से बाहर करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ वन, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन्स। यानी कि अगर हम मेनली देखें तो एक ब्लड का फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्टेशन का। जैसे हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ऐसे ही ब्लड का एक और फंक्शन है ट्रांसपोर्ट का, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम। अब हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं हमारे केमिकल जैसे सब्सटेंसेस, फ्रूट ही होते हैं, और ये सीक्रेट होते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से। इन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो हार्मोन है सीधे किस में सीक्रेट करती हैं? डायरेक्टली सीक्रेट करती हैं हमारे ब्लड में। इसे हम बहुत अच्छे से देखेंगे जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड, ऑक्सीटोसिन, बहुत सारी चीज़ें वहाँ बहुत अच्छे से। बस आप समझ लें कि ग्लैंड है जो कि हार्मोन सीक्रेट करती हैं, किस में? डायरेक्टली ब्लड में। अब क्योंकि इनने तो वहाँ से सीक्रेट कर दिया, लेकिन उसका एक्शन एकदम अलग अलग जगह रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था कि जब डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी के टाइम पर क्योंकि क्या करना है, जो माँ की पेट में जो बच्चा रहेगा है ना, जैसे अपन बोलते हैं फीटस, उससे बाहर आना है थ्रू दी यूटेरस और वेजाइनल पैसेज। तो इसीलिए उस टाइम पर आप देखना कि उस समय क्या होता है, एक रिफ्लेक्स होता है। सेम टाइप ऐसे ही मिल्क इजेक्शन में भी होता है। एक तो आप यूटेरस वाला देख सकते हो, उस टाइम पर भी यूटेरस से क्या होता है कि जो अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी रहती है ना, वो क्या करती, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो हाइपोथैलेमस से एक सिग्नल जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, वो एक हार्मोन सीक्रेट करती हैं। उस हार्मोन का नाम रहता है ऑक्सीटोसिन, और इससे क्या होते हैं, आपकी यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन, वेजाइना के कॉन्ट्रैक्शन फैसिलिटेट होते हैं और डिलीवरी इजीली होती है। उसके बाद एक और अच्छा एग्जांपल, अब क्या होता है कि जब किसी की प्रेगनेंसी हो गई है, अब मिल्क फीडिंग की बात आएगी, ब्रेस्ट फीडिंग की, तब उस टाइम पे भी क्या होता है ना कि जैसे जो न्यूबॉर्न बेबी रहता है ना, क्या करेगा, मदर ब्रेस्ट को सकल करेगा, सक करेगा। जैसे ही वो इसे सक करेगा मदर ब्रेस्ट को, तो क्या होता है, एक सिग्नल यहाँ पर रहेंगे टच रिसेप्टर, तो सिग्नल जनरेट होने लगते हैं कि जो बेबी है वो क्या कर रहा है, सक कर रहा, और वो सीधे सिग्नल जाते हैं हाइपोथैलेमस को। देन हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन सीक्रेट किया,
अब पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे यहाँ सर में है ना, सेल अटैच क्या है मेनली अपन अलग से देखेंगे। और अगर ब्रेस्ट रीजन हम देखें तो नीचे आ जाएगा। तो अब ये जो ऑक्सीटोसिन है वहां से यहाँ तक कैसे आ रहा मदर बॉडी में, ये पूरा आता है ब्लड के थ्रू ही। यानी कि एक जिसने सीक्रेट किया वो है कंट्रोलर, है ना, जैसे पिट्यूटरी, और जहां पर जा रहा, जहां पे यहाँ पर मेनली ब्रेस्ट है तो वो होते हैं टारगेट ऑर्गन्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करेगी ब्लड के थ्रू, वो कहाँ जाता है टारगेट ऑर्गन में, और टारगेट ऑर्गन में ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे ये जो अपन ने देखा ब्रेस्ट में मेमरी ग्लैंड में, इसमें क्या होता है कि उसमें मायोएपिथेलियल सेल होती हैं और उसका कॉन्ट्रैक्शन फैसिलिटेट कराता है, जिससे मिल्क का इजेक्शन ईजिली होता है। तभी आप देखना कि जो मतलब जन्मजात बच्चा होता है ना, जिसका भी जन्म हुआ, वो भी मिल्क ईजिली पी लेता है। और इसका क्या होता है कि आजकल कुछ लोग ना मतलब मिसयूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली जानवरों में, क्योंकि जानवर में आप कभी भी देखना कि जब नॉर्मली जो गाँव से होंगे ना उन्हें पता होगा कि जब भी आप दूध निकालते हो, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, दूध निकालने के बाद भी वो क्या करती हैं, थोड़ा सा जो ब्लड मिल्क रहता है ना, दूध, वो अपने बच्चे के लिए सेव करके बचा के रखती हैं कि अब मेरा बच्चा पिएगा, है ना। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि ऐसे ऑक्सीटोसिन के काफ़ी सारे इंजेक्शन आ रहे हैं जो कि पर्टिकुलरली गायों में या फिर भैंसों में लगा देते हैं, जिससे बिना किसी उसके ना पूरा एकदम मिल्क उनसे बाहर आ जाता है, वो बिल्कुल भी सेव नहीं कर पाते। वैसे ही ऑक्सीटोसिन और ये सब बंद है, लेकिन जिन्हें करना है वो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था कर ही लेते हैं। और यही रीज़न है कि आजकल जानवर और ढोरों की जानें जो है ना, गाय भैंस बहुत जा रही हैं, क्योंकि लोग कर ही यूज़ रहे हैं मिसयूज़। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आया होगा। अच्छा, इसीलिए हमने से एक चीज़ और ब्लड को बोला फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक तो फ्लूइड है ही, और कनेक्टिव टिश्यू का क्या मतलब है, ऐसा टिश्यू जो कि दो ऑर्गन ये को कनेक्ट करे या दो से ज़्यादा ऑर्गन को। तो यही तो कर रहा, सीक्रेट हुआ है एंडोक्राइन ग्लैंड से, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमने देखा ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और जा कहाँ पे रहा है, सीधे अपन ने यहाँ पे जो एग्जाम्पल देखा, इसको बोलते हैं मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, ब्रेस्ट वाला, मतलब मिल्क का इजेक्शन होना। तो जा रहा ब्रेस्ट में, तो ये कनेक्ट ही तो कर रहा कि हमारे ब्रेन को वहाँ, तो हमने बोला इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, द नेक्स्ट वन इज स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज फंक्शन का क्या काम है कि ब्लड ने जैसे इन सबको कैरी तो किया था, चाहे ग्लूकोज हो, विटामिन हो, प्रोटीन हो, तो एक कैरी तो करता ही है, साथ ही साथ जो इसका एक लिटिल अमाउंट रहता है ना, वो स्टोर कर लेता है। और वो कब यूज़ होता है, ड्यूरिंग द फ्लूइड, है ना, रेडीमेड सोर्स है कि आपको बना बनाए चीज़ें मिल जाएंगी फॉर ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम। और एक कब यूज़ होगा, ड्यूरिंग फ्लूइड लॉस एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस, यानी जब कोई बहुत ज़्यादा थक जाए, धूप में रहे, मतलब वो नहीं होता माउंटेन में कोई गया है, जंगलों में पानी नहीं मिल रहा, तब इनका यूज़ होता है। और अच्छे से कैसे समझे, ड्यूरिंग फास्टिंग, अब किसी का उपवास है, उस दिन आप देखना कि पर्टिकुलरली वो इंसान पानी बस पी रहा, या रोजा वाला आप देखना वो लोग तो पानी भी नहीं पीते, तो उनकी बॉडी में प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा, तो एक्चुअल में यही से होता है कि हमारा ब्लड ना इनके रेडीमेड सोर्स, मतलब इन सबको क्या करता है, कंटेन करके रखता है, चाहे ग्लूकोज हो, प्रोटीन, विटामिन, सोडियम, पोटेशियम, और फिर इन्हीं के थ्रू ये मतलब ब्लड से कहाँ जाएंगे, सेल्स में, और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द फिफ्थ वन इज डिफेंसिव फंक्शन। अब डिफेंसिव फंक्शन में क्या है, अब जैसे अपन ने देखा था ना कि ब्लड के दो कॉम्पोजिशन, वन इज प्लाज्मा, सेकेंड वन इज ब्लड सेल, और इन्हीं ब्लड सेल में थी हमारी WBC। WBC 5 टाइप की होती हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर है न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस। अब मोनोसाइट मैक्रोफेजेस क्या है, एक ही होती है, इसे अपन आगे डिटेल में देखेंगे। तो ये क्या रहती है, दीज आर फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगोसाइटिक अपन फैगोसाइटोसिस पढ़ चुके हैं, सीधा मतलब है कि हमारी बॉडी में कोई भी अगर बैक्टीरिया या वायरस आएगा तो ये सेल उन्हें निगल जाएंगी, एनगल्फ करेंगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो इनने भी हमें डिफेंस दी बैक्टीरिया को मार के। अब एक चीज़ और होती कि यार इस बार तो इनने बैक्टीरिया वायरस को मार दिया, अगली बार ये फिर आएगा, तब फिर इन्हें लड़ना पड़ेगा। इसीलिए हमारी सेल क्या करती हैं कि एंटीबॉडीज़ और इम्यूनिटी का फॉर्मेशन, जैसे आपने देखा होगा पोलियो का टीका लग रहा, ट्यूबरक्लोसिस का टीका लग रहा है ना, पोलियो 2 बूंद जिंदगी की, एक कैसे कॉन्सेप्ट बना, ये पूरा डिपेंड करता है इन्हीं बी और टी लिम्फोसाइट पर, क्योंकि ये बनाती हैं एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडीज़ के अकॉर्डिंग ही हमारे इंजेक्शन से या ये सारी वैक्सीन बनती हैं। इसे हम आगे डिटेल में देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हमारा ब्लड क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है।
पहला टेम्परेचर तो आप कैसे देख सकते हो कि ब्लड खुद सर्कुलेट हो रहा, तो इस चीज़ से बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन कर रहा। क्योंकि आप कभी भी देखना, जैसे CID देखो कि अगर कोई पर्सन मर गया हो तब देखना उसकी बॉडी ठंडी होने लगती है, बोलते हैं क्यों? क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन रुका है। दूसरी चीज़ कि जैसे मैंने बोला कि अभी हाइपोथैलेमस से इसका पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये मिल्की जैक्सन रिफ्लेक्स वाला। हमारा जो हाइपोथैलेमस है, मेन फंक्शन इसी का होता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का। रेगुलेट करने से क्या मतलब है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर हमें रखना है 37 डिग्री सेल्सियस, है ना, इतना सभी को पता है। अब अगर किसी कंडीशन में एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हो रहा है 20 डिग्री सेल्सियस, तब तो बहुत कम हो गया ना, धीरे धीरे हमारी बॉडी का कम होने लगेगा। तो इसे इस 37 में कैसे मेंटेन करना है? या गर्मियों में बाहर है 45, तब भी हमारी बॉडी में 37, तो ये कैसे मेंटेन होता है? ये होता है पूरा हमारे हाइपोथैलेमस से। यानी कि जैसे एक वाली कंडीशन है ना कि 45 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, हमारी बॉडी भी धीरे धीरे होने लगेगी गर्म। और बॉडी का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है, ब्लड का टेम्परेचर भी इंक्रीज होने लगता है। फिर ये ब्लड क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये हमारे हाइपोथैलेमस में भी जाएगा। और हाइपोथैलेमस में जैसे ही जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो हाइपोथैलेमस में 2 सेंटर होते हैं, एक हीट लॉस जो कि हीट को लॉस कराएगा, एक हीट गेन। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा है तो हीट को लॉस कराना है, दैट्स वाई हीट लॉस सेंटर एक्टिवेट होता है और वो बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करा देता है थ्रू स्वेटिंग। एंड इसीलिए तो गर्मी में स्वेटिंग होती है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए। समझ में आया? एक ही कंडीशन है। दूसरी हम लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस कि एनवायरनमेंट में टेम्परेचर हो गया 27 डिग्री सेल्सियस। अब आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी धीरे धीरे हो रहा है डिक्रीज, मतलब ब्लड का टेम्परेचर भी होगा डिक्रीज। फिर से ब्लड जाएगा कहाँ, हाइपोथैलेमस के पास। और हाइपोथैलेमस को अब क्या पता चलेगा कि बॉडी का टेम्परेचर हो रहा है डिक्रीज, तो इसीलिए अब यहाँ किसका स्टिमुलेशन होगा, हीट गेन सेंटर का। दोनों